आज के इस वीडियो में मैं कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, उनके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उसका सटीक आंसर क्या होना चाहिए वो हमने संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, discuss objective of the preamble of the Indian Constitution with relevant articles। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या मुख्य उद्देश्य है। रेलिवेंट आर्टिकल्स, जो उससे संबंधित आर्टिकल्स उसके साथ डिस्कस कीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसका मेन उद्देश्य क्या है? एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रेखांकित किया गया है। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसकी स्थापना करनी है, जो राष्ट्र के कानूनी और नैतिक ढांचे का मार्गदर्शन करता है। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता, देश के सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। अनुच्छेद 15, भेदभाव का निषेध, सभी नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, सभी नागरिकों को रोजगार में समान अवसर प्राप्त हो, कोई भेदभाव न हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, रोजगार में अवसर की समानता होनी चाहिए। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन, समाज में जो अस्पृश्यता का वातावरण है उसका उन्मूलन होना चाहिए, इसके बारे में अनुच्छेद 17 में निर्देशित किया गया। अनुच्छेद 19, भाषण की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत विचार की स्वतंत्रता, कोई भी आदमी अपनी व्यक्तिगत बात रख सकता है, बोल सकता है, कह सकता है, जवाब दे सकता है, उसको अपनी स्वतंत्रता है। कोई भी नागरिक देश का भाषण देने के लिए, कोई अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते वो कानून के दायरे में हो, कानून का उल्लंघन न करता हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, भाषण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, पारसी, जो भी हो, अपने अपने धर्म का अनुसरण कर सकता है, उसके लिए स्वतंत्रता है। इसमें वही चीज है कि वो कानून के अगेंस्ट में ना हो। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि जो पॉलिसी बनेगी हमारे देश, पॉलिसी बनेगी सरकार द्वारा, वह लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था होगी जिससे सभी का कल्याण हो, उसमें भेदभाव, ऊंच नीच का कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए, यह सुनिश्चित करना है हमें। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? राजनीति के निर्देश सिद्धांत में राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है जो पर्याप्त आजीविका संसाधनों का न्याय संगत वितरण, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन और श्रमिकों के स्वास्थ्य, बच्चों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करे। अनुच्छेद कहता है कि एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे सरकार जिसमें पर्याप्त आजीविका के साधन हों और जो संसाधन मौजूद हैं उनका न्याय संगत वितरण हो। पुरुष और महिलाएं जब दोनों मिल एक ही काम कर रहे हो तो उनको समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल होनी चाहिए। बच्चों का जो शोषण होता है, कम आयु के बच्चों को जो वर्क पर लगा दिया जाता है, काम पर लगा दिया जैसे, उससे सुरक्षा प्रदान करने, उनका शोषण न हो सके। यह आर्थिक न्याय असमानताओं को कम करने पर भी केंद्रित है। मतलब ऐसा होना चाहिए शासन हमारा कि आर्थिक न्याय भी रहे और असमानता जो हमारे बीच में है, गरीबी और अमीरी की जो असमानता, उसको कम से कम किया जाना चाहिए। यहाँ पे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं वे 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। नाउ आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड इम्पोर्टेंट केस लॉ। संवैधानिक उपचार क्या है? ये संवैधानिक उपचार ये मूलभूत अधिकार हैं जो नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए, मान लीजिए आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन कर रहा है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और या उच्च न्यायालय में जाएंगे, आपको अनुमति मिली जाएगी, क्योंकि इन दोनों को हृदय और आत्मा कहा जाता है। क्यों? यही हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा करते हैं ताकि राज्य की मनमानी से सुरक्षा मिल सके। अब मुख्य संवैधानिक उपचार क्या क्या हो सकते हैं, रिट्स क्या क्या हैं? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। गैर कानूनी हिरासत की जांच के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए न्यायालय एक आदेश देता है कि जो आदमी हिरासत में है उसने अपराध किया है कि नहीं किया है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि हम उस पर निर्णय ले सकें। मैंडमस, हम आदेश देते हैं। कोर्ट कहता है हम आदेश देते हैं। सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का, अगर कोई अधिकारी सार्वजनिक अधिकारी जो है अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो न्यायालय एक आदेश दे सकता है जिसको हम मैंडमस कहते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये मैंडमस के तहत आता है। निषेध, प्रोहिबिशन, मना करना। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले में निर्णय लेने से रोकता है, यानी वे उन मुकदमों को नहीं देख सकते जो उनके न्याय क्षेत्र से बाहर हैं। इसका मतलब ये है कि हर न्यायालय का एक जुडिक्शन है और उसको उस जुडिक्शन के अंदर ही मुकदमों को देखना है, वह जुडिक्शन निर्धारित है। तो अगर कोई न्यायालय बाहर अपने न्याय क्षेत्र से बाहर का मुकदमा देख रहा है, उस निर्णय लेता है तो उसे रोकना, तो उसे प्रोहिबिशन, ये उस सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय एक आदेश जारी कर सकता है। सर्टियोररी, प्रमाणित किया जाना। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अधिकार से बाहर जाकर कार्य करने वाले निचली अदालतों के आदेशों को रद्द करता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को यह पता चलता है कंप्लेंट पे कि कोई भी निचली अदालत जो है अपने अधिकार से बाहर होकर के कोई आदेश पारित किया है तो उसको रद्द कर सकता है। क्यू वारंटो है किस अधिकार से? न्यायालय का आदेश किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर धारण करने की वैधता को चुनौती देना। अगर कंप्लेंट मिलती है कि कोई आदमी असंवैधानिक है जो सार्वजनिक पद पर धारण करके बैठा है तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि आप किस अधिकार से उस पोस्ट पर, उस पद पर बैठे हो, तो एक आदेश इसके लिए जारी करता है जिसको हम क्यू वारंटो कहते हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण कानूनी मामला। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण 1975। यह मामला चुनाव में कानून और राज्य मशीनरी के दुरुपयोग से संबंधित था, जिसके परिणाम स्वरूप इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया जिसने इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया, जिससे न्यायिक समीक्षा की शब्द का प्रदर्शन हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने यह पाया कि इस चुनाव में एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग किया गया और साक्ष्य मिलने पर चुनाव को रद्द करना पड़ा। और इससे ये पता लगता है कि न्याय की समीक्षा की शक्ति जो है बहुत ही ज्यादा है और वो किसी भी चुनाव को, किसी भी गैर कानूनी कार्य को की समीक्षा कर सकती है और उसे दोषी को दंडित कर सकती है। तो दोस्तों ये था 2 प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।